प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, या इसको शॉर्ट फॉर्म में PPB भी बोल देते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे हो सकता है पूछी जा सके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम या ऐसा पादप प्रजनन प्रोग्राम विकसित किया जाता है जिसमें कोई एक पादप प्रजनक यानी जो प्लांट ब्रीडर होता है, यानी जो नई किस्म विकसित करने वाला साइंटिस्ट होता है, उसको हम लोग प्लांट ब्रीडर या पादप प्रजनक बोल देते हैं। ठीक है, वो और साथ में फार्मर्स, क्योंकि जो वैरायटी या किस्म विकसित की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, फार्मर्स के लिए या किसानों के लिए की जा रही है। तो जब पादप प्रजनक प्लांट ब्रीडर और फार्मर्स किसान दोनों क्या करते हैं भाई, एक दूसरे का सहयोग करते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में या समन्वय में कार्य करते हैं। ठीक है, ताकि किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या एक स्पेसिफिक एरिया के लिए एक न्यू वैरायटी या नई किस्म को विकसित किया जा सके। तो इस प्रकार की जो प्लांट ब्रीडिंग है या पादप प्रजनन है उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब फार्मर्स या किसान जो हैं वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो भाग ले रहे हैं किसके अंदर, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या पादप प्रजनन के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग है उसके कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला, उत्पादन व लाभ को बढ़ाना। प्लांट ब्रीडिंग जो है उसका नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाना। जो प्रति हेक्टेयर उपज होती है ना, पर हेक्टेयर जो यील्ड है उसको इंक्रीज करना, तो इसका उद्देश्य भी वही है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। जो फार्मर्स होते हैं किसी विशिष्ट क्षेत्र के या एक स्पेसिफिक एरिया के, उनके बेनिफिट को इंक्रीज करना, ये एक उद्देश्य रहता है इसके अंदर। दूसरा है एक विशेष प्रकार के उपयोगकर्ता को लाभ पहुंचाना, है ना। कोई एक स्पेसिफिक एरिया के लोग हैं या फार्मर्स हैं, ठीक है, वहाँ तक नॉर्मल जो क्रॉप वैरायटी है या एक सामान्य फसली किस्म है वो उनके पास, मान लीजिए उसका बीज पहुंच गया, लेकिन वो बीज जो है वो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं देगा या उत्पादन नहीं देगा, क्योंकि उस विशिष्ट क्षेत्र की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या वातावरणीय दिशाएं हैं वो अलग है। ठीक है, तो उस विशेष क्षेत्र के किसान को या फार्मर को लाभ पहुंचाने के लिए ही पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग की जाती है। तीसरा है किसानों में कौशल विकसित करना। जो फार्मर्स होते हैं उनके अंदर स्किल्स डेवलप करना कि किसी पादप किस्म को किस प्रकार से विकसित किया जाता है, न्यू प्लांट वैरायटीज कैसे डेवलप की जाती हैं, वो हमें किसानों को सिखाना है। तो उनके अंदर ये स्किल या कौशल विकसित करना, तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर रहते हैं। चलिए अब अपने बात करेंगे सहभागिता की या पार्टिसिपेशन की, कि पार्टिसिपेशन जो है वो किस प्रकार का होता है। तो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर 2 तरह की सहभागिता या पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे पहला है फंक्शनल पार्टिसिपेशन, या इसको बोल देते हैं कार्यात्मक सहभागिता। ठीक है, तो इसमें जो पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर होता है वो अपनी जो भी रिसर्च करता है, अपनी जो भी खोज करता है ना, किससे संबंधित होती है इसकी खोज, नई किस्म के विकास से, है ना, न्यू वैरायटी के डेवलपमेंट से संबंधित होती है। तो अपनी जो रिसर्च होती है या इसकी जो खोज होती है वो किसानों के एक विशिष्ट समूह की आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट करता है। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर जो किसान रह रहे हैं, ठीक है, उन किसानों की क्या आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार ही अपना जो कार्य है या अपना जो वर्क है उसको वो फॉलो करता है या निर्दिष्ट करता है। ठीक है, जैसे मैन वुमेन यानी पुरुष और महिला, अमीर और गरीब, ठीक है, रिच एंड पुअर। तो इस तरह से एक विशिष्ट समूह होता है फार्मर्स का या किसानों का, उसके लिए ये अपनी रिसर्च को उसी के अनुसार निर्दिष्ट करता है। तो ये होती है फंक्शनल पार्टिसिपेशन या कार्यात्मक सहभागिता। दूसरी होती है सशक्तिकरण सहभागिता, या इसको एम्पावरिंग पार्टिसिपेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लांट ब्रीडर है या पादप प्रजनक है वो किसानों के अंदर या फार्मर्स के अंदर स्किल को डेवलप करता है ना, एक नए कौशल को विकसित करता है। इसके अलावा फार्मर्स का जो नॉलेज है किस्मों के बारे में या वैरायटीज़ के बारे में उसको इंक्रीज करने का काम भी करता है। ठीक है, तो किसान के ज्ञान व कौशल को बढ़ाया जाता है इसके अंदर एम्पावरिंग पार्टिसिपेशन या सशक्तिकरण सहभागिता के अंदर। तो 2 तरह का पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है।
ठीक है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फंक्शनल पार्टिसिपेशन क्या है या एम्पावरिंग पार्टिसिपेशन क्या है। चलिए, अब पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या कौन कौन से चरण होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चरण है इसके अंदर, पहला स्टेप है प्रजनन उद्देश्य की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग जो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उस उद्देश्य को या उस ऑब्जेक्टिव को हमें पहले से ही निर्धारित करना होगा या पहले से ही उसको डिटरमाइन करना होगा। दूसरा स्टेप है आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। ठीक है, जनरेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जिस प्लांट पॉपुलेशन या जिस पादप समष्टि से हम लोग नई किस्म को विकसित करना चाहते हैं उस प्लांट पॉपुलेशन के अंदर हमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करनी होगी। किस तरीके से कर सकते हैं भाई, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा उसमें विविधता उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के द्वारा भी उसमें वेरिएशन या विविधता उत्पन्न की जा सकती है। तो ये दूसरा स्टेप रहता है। तीसरा स्टेप है विविधतापूर्ण समष्टि से वर्ण, सिलेक्शन फ्रॉम जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन हमने दूसरे स्टेप में बनाई, विविधतापूर्ण जो समष्टि है वो दूसरे स्टेप में हमने बनाई थी। अब उसमें से हमें क्या करना है, वर्ण करना है। और वर्ण या सिलेक्शन किसका किया जाता है, हमेशा उत्तम पौधों का या उत्कृष्ट पौधों का या सुपीरियर प्लांट्स का हमेशा सिलेक्शन या वर्ण किया जाता है। तो हम लोग कुछ प्लांट्स का सिलेक्शन या वर्ण कर लेंगे। वर्ण करने के बाद इनके बीजों को एकत्रित कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और फिर इनके बीजों का हम लोग नई किस्म के रूप में मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, न्यू वैरायटी के रूप में इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इन दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक उपज परीक्षण और दूसरा होता है समन्वित उपज परीक्षण। तो दो तरह के परीक्षण करके इसका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन किया जाता है इस नई वैरायटी या नई किस्म का। जब ये परीक्षणों में पास हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है भाई, इसको रिलीज किया जाता है मार्केट के अंदर, इस किस्म को विमोचित किया जाता है बाजार के अंदर। ठीक है, तो इसको एक नाम देके और उसका विमोचन कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है। किस्म का नाम हो गया। अब इस किस्म को हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर विख्यात करना है, इसको पॉपुलर बनाना है फार्मर्स के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो इस किस्म को अपने फील्ड के अंदर या खेत के अंदर उगा सकें नई फसल लेने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर जब ये विख्यात हो जाती है किस्म, प्रसिद्ध हो जाती है ना, पॉपुलर हो जाती है, तो फिर लास्ट स्टेप रहता है बीज उत्पादन, सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो किसी कंपनी को सीड प्रोडक्शन जो है वो करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, वो बीज का उत्पादन करती है, उसकी पैकेजिंग करती है, और पैकेजिंग के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फार्मर्स के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल 7 स्टेप्स हैं या 7 चरण हैं पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। अब उपयोगी प्रजनन प्रोग्राम कौन सा होता है, या हम कह सकते हैं यूजफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो कौन सा होता है, ये हमें पता लगाना है। तो दो तरह की प्लांट ब्रीडिंग होती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग या परंपरागत पादप प्रजनन बोल देते हैं इसको। तो हमने जो भी प्रजनन विधियों के बारे में इससे पहले पढ़ा है ना, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन है, शुद्ध वंश क्रम वर्ण, मास सिलेक्शन है, पेडिग्री मेथड है ना, बल्क मेथड है। तो जितनी भी विधियों के बारे में पढ़ा है ये ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग होती है या परंपरागत पादप प्रजनन होता है। तो इसके अनुसार यूजफुल या उपयोगी जो प्रजनन प्रोग्राम है वो कौन सा होगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया, जहां पर क्रॉप बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ठीक है, हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर, प्रजनन प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, एक नई किस्म को विकसित करेंगे, एक न्यू वैरायटी को डेवलप करेंगे। तो न्यू वैरायटी हम लोग किसके लिए डेवलप करेंगे, एक बहुत बड़े एरिया के लिए डेवलप करेंगे जहां पर फसल बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करूं, धान है। ठीक है, धान की कोई नई किस्म विकसित करनी है तो वो उस क्षेत्र के लिए विकसित की जाएगी जिस क्षेत्र में धान जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर या बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है। ठीक है, जैसे पंजाब का एरिया है, वहाँ पे धान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पंजाब के एरिया के लिए धान की नई किस्म विकसित की जाएगी। ये किसके अनुसार है, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग के अनुसार है।
दूसरा, एक क्षेत्र जहां किसानों को उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब नई किस्म विकसित तो कर ली, अब उस किस्म को कहाँ भेजा जाएगा? उस क्षेत्र में भेजा जाएगा जहां पर जब किसान इस किस्म के बीजों को उगाएं, ठीक है, तो उसके बाद उर्वरक आसानी से दे सकें, कीटनाशी आसानी से दे सकें, सिंचाई जो है वो समय पर हो सके, ताकि वो जो किस्म है वो सक्सेसफुल हो सके या सफल हो सके। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग के अनुसार जो उपयोगी प्रजनन प्रोग्राम है वो ये 2 पॉइंट से आपको समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा, हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति में नई नई किस्में विकसित की गई थी। ठीक है, गेहूं और धान की, इन 2 फसलों की किस्में विकसित की गई थी, और सबसे ज़्यादा इन किस्मों का जो उपयोग था वो किस क्षेत्र में किया गया था? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है? उपयोगी प्रजनन प्रोग्राम है या यूजफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम है। तो हरित क्रांति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए गेहूं और धान की जो नई किस्में विकसित की गई थी उनको पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं और धान का उत्पादन यहीं होता था। पानी की कोई समस्या नहीं थी, जो सिंचाई है या इरिगेशन है उसके लिए वाटर जो था वो आसानी से मिल जाता था। ठीक है, जो भी उर्वरक, फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए होते हैं, है ना, या इंसेक्टिसाइड चाहिए होते हैं, कीटनाशी, वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है यूजफुल ब्रीडिंग का या उपयोगी प्रजनन प्रोग्राम का, ट्रेडिशनल यानी टीपीबी के अनुसार। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाइब्रिड मेज जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कहाँ पर? उष्ण व शीतोष्ण क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एरियाज एंड टेम्परेट एरियाज के अंदर जो हाइब्रिड मेज है, मेज जो भी उगाया जाता है वो हाइब्रिड ही होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड मेज बहुत ही बड़े एरिया के अंदर या बड़े क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है। देखो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन जो है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र यानी टेम्परेट एरियाज वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा है वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जी उत्पादन। अब ये सब्जी उत्पादन जो है वो कमर्शियल लेवल पर किया जाता है या वाणिज्यिक स्तर पर किया जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि सब्जियों का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है ताकि उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके वहाँ से दूसरी जगहों पर, और दूसरी जगहों पे जाके उसको अधिक मूल्य पर या ज़्यादा रेट पर उनको बेचा जा सके। ठीक है, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए या आर्थिक लाभ के लिए सब्जियों का उत्पादन करना। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? सिंचित क्षेत्रों के अंदर, है ना, जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं उनके लिए, उनके अंदर। ठीक है, तो जो भी नई किस्में बनाई जाएंगी वो यूजफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम उनके लिए होगा। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने देखा ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अनुसार यूजफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम कौन सा होगा, उपयोगी प्रजनन प्रोग्राम कौन सा होगा भाई, तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, एक क्षेत्र जहां फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एक टर्म ध्यान में रखनी है, सीमांत क्षेत्र, मार्जिनल एरिया। सीमांत क्षेत्र कौन सा होता है भाई? दूर दराज का क्षेत्र या एरिया जहां पर वैरायटी या किस्म जो है वो आसानी से नहीं पहुंचती है ना, जो भी नई किस्म विकसित की गई है वो आसानी से उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है। उस क्षेत्र का जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है वो नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर इस फसल की खेती जो है या इस क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे फसल बहुत कम उगाई जाती है। तो ऐसा जो क्षेत्र है उसके लिए अगर नई किस्म विकसित की जाए, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए या एरिया के लिए एक नई किस्म या न्यू वैरायटी डेवलप की जाए तो ये यूजफुल होगा, उपयोगी होगा। किसके अनुसार? पीपीबी के अनुसार। ठीक है, यानी पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अनुसार। तो पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सीमांत फसल उत्पादन क्षेत्र, मार्जिनल क्रॉप प्रोडक्शन एरियाज। मार्जिनल का मतलब दूर दराज के क्षेत्र, ये दोबारा बात आ गई, जहां वातावरण अधिक भिन्नता दर्शाता है, जहां का जो एनवायरनमेंट है या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वातावरणीय दिशाएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे तापमान जो है उसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा,
ठीक है, रेनफॉल जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरह के परिवर्तित वातावरण वाले क्षेत्र के अंदर अगर हम नई किस्म विकसित करते हैं तो वो यूज़फुल या उपयोगी होगा, किसके अनुसार? पीपीबी या पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अनुसार। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और है, एक ऐसा क्षेत्र जहां कृषि एक जोखिम है, यानी जो फार्मिंग है वो रिस्क प्रोन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसान ने फसल उगाई, ठीक है, एनवायरनमेंट या वातावरण इतना विपरीत था कि फसल जो है वो नष्ट हो सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि यील्ड बहुत ही कम निकले, उपज जो है वो बहुत ही कम हो, या फिर उपज ना हो, हमारी फसल जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाए। तो ऐसे क्षेत्रों में जो खेती है वो एक रिस्क होता है ना, मतलब हो भी सकती है उपज और नहीं भी हो सकती। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए अगर हम नई किस्म विकसित करते हैं तो ये क्या होगा? उपयोगी प्रजनन प्रोग्राम होगा, किसके अनुसार? पीपीबी या पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग के अनुसार। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें ध्यान में रखना है, अरहर, पीजन पी जो है, इंडिया के अंदर हैदराबाद में एक सेंटर है जिसका नाम है ब्रीडिंग सेंटर या प्रजनन केंद्र है जिसका नाम है इक्रिसेट। लास्ट एग्जाम के अंदर, पिछली बार जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इक्रिसेट जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पर अरहर की खेती की जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पीपीबी या पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। चलिए, अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है या तुलना करनी है। जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग है यानी टीपीबी है, और पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग यानी पीपीबी जो है, इन दोनों के अंदर हमें तुलना करनी है। तो सबसे पहले टीपीबी की बात कर लेते हैं, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग यानी जो परंपरागत पादप प्रजनन है, ये आपूर्ति पर आधारित है ना, सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक बहुत बड़ा एरिया है, मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर नई किस्म जो है उसकी आवश्यकता है ना, न्यू वैरायटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा मांग होगी उतनी ही ज़्यादा आपूर्ति जो है वो इस किस्म के बीज की जाएगी। ठीक है, उसी के अनुसार ही नई किस्म जो है वो विकसित की जाएगी। तो इसमें करते क्या है? सिलेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी, एक नई किस्म का हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, उसका विमोचन कर देते हैं और फिर उसके सर्टिफाइड सीड का उत्पादन किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है, उसका प्रमाणीकृत बीज बनाया जाता है, पैकिंग की जाती है और फार्मर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जबकि अगर अपने पीपीबी की बात करें यानी पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, ये आवश्यकता पर आधारित है ना, रिक्वायरमेंट पर आधारित है ना। जैसे एक मार्जिनल एरिया है या सीमांत क्षेत्र है जहाँ पर नॉर्मल क्रॉप वैरायटी या सामान्य फसली किस्म जब हम उगाते हैं तो वो उत्पादन नहीं देती है, प्रोडक्शन नहीं देती है। किस वजह से? वातावरणीय विविधता की वजह से या एनवायरमेंटल वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, तो अब वहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसकी? एक नई किस्म की, एक ऐसी किस्म की जो उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर या उन वातावरणीय दिशाओं में प्रोडक्शन दे सके, उत्पादन दे सके। ठीक है, तो वहाँ पे आवश्यकता है, इसीलिए जो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग है वो आवश्यकता पर आधारित है या रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अभी हम लोग एक नई वैरायटी या न्यू किस्म का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद इसका अडॉप्शन किया जाता है ना। अडॉप्शन करने का मतलब ये है कि फार्मर और प्लांट ब्रीडर जो होता है, पादप प्रजनक और जो किसान है, उसके बीच में समन्वय से काम होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, अडॉप्शन हो गया, अडॉप्शन के बाद फिर उसको रिलीज़ किया जाता है मार्केट के अंदर, उसको रिलीज़ किया जाता है या विमोचित किया जाता है उस किस्म को। ठीक है, विमोचन के बाद फिर उसका सर्टिफाइड सीड उत्पादित किया जाता है या प्रमाणीकृत बीज जो है उसका उत्पादन किया जाता है, फिर उसकी पैकिंग की जाती है और फिर उन फार्मर्स को इसको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है अभी पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।